प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम्स ने बचपन से मेरी कल्पना को एक गेमर के रूप में कैप्टिवेट किया। प्लेटफॉर्मर गेम की आइडिया कोई नई बात नहीं थी और मैंने इसे सुपर मारियो, डोंकी कॉन्ग और सोनिक द हेजहॉग जैसे गेम्स में देखा है। दिलचस्प बात यह है कि प्रिंस ऑफ पर्शिया की इंस्पिरेशन यूएस प्रोग्रामर के लिए उनके भाई थी। तो ऐसा था कि जॉर्डन के भाई को पार्कर मूव्स परफॉर्म करना काफी पसंद था और वो एक पार्क में स्विंगिंग, वॉल्टिंग, रोलिंग और क्लाइंबिंग करते हैं और जॉर्डन उनकी वीडियो फुटेज कैप्चर करते थे। फिर जॉर्डन ने उन वीडियो की स्टिल इमेजेस को ही प्रिंस ऑफ पर्शिया के कॉन्सेप्ट में बदल दिया और प्रिंस पर्शिया की महल की मीनारों तक पहुंचने के लिए वही पार्कर मूव्स परफॉर्म करता और समय को भी रिवाइंड करता है, गेम के विलन जफर को हराता है और हाँ, ये सब कुछ काफी कैप्टिवेटिंग था मेरे लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इस इमॉर्टल सीरीज के 5 बेस्ट गेम्स के बारे में जानने वाले हैं और हाँ, हम सिर्फ उन मेन स्ट्रीम गेम्स पर ध्यान देंगे जो करंटली पीसी या कंसोल पर खेलने के लिए अवेलेबल है। हालांकि कुछ प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम्स हैं वर्थ मेंशनिंग जिन्हें ड्रीमकास्ट, MS-DOS और निंटेंडो DS पर रिलीज किया गया था, जैसे प्रिंस ऑफ पर्शिया 2 द शैडो एंड द फ्लेम, प्रिंस ऑफ पर्शिया 1989, बैटल्स ऑफ प्रिंस ऑफ पर्शिया, प्रिंस ऑफ पर्शिया 3D और प्रिंस ऑफ पर्शिया द फॉलन किंग। आज की इस वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ इमरान को, जिन्हें कुछ लोग इंडी गेम रिव्यू या फिर न्यूरोमैंसर 2077 के नाम से जानते होंगे। स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखी है एंड इस वीडियो के साथ आने वाली आगे की वीडियोस में भी इमरान को आप सुन पाओगे। दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और जैसे कि लेजी असैसिन ने बताया, मेरी खुद की एक हिंदी गेमिंग रिव्यू चैनल भी है। पर सबसे पहले लेजी असैसिन का तहे दिल से इंडी गेम रिव्यूज या न्यूरोमैंसर का शुक्रिया, जिन्होंने इस कोलैब को मुमकिन बनाया, जिनके बिना यह वीडियो बिल्कुल ना बन पाती। तो देखते हैं प्रिंस ऑफ पर्शिया सीरीज में वो बेस्ट टॉप 5 गेम्स कौन से हैं। यूबीसॉफ्ट ने 2008 में एक अलग आर्ट स्टाइल के साथ सीरीज को फिर से रिबूट करने का फैसला किया, जो एक वाटर कलर पेंटिंग की याद दिलाती है। पूरा गेम का फोकस फ्लूइडिटी पे था। इसका मतलब ये था कि प्रिंस जंपिंग या वॉल रन करते समय पार्कर मूव्स को बिना किसी परेशानी के साथ चेंज कर सकता था। ये भी एक ऐसा गेम था जिस पर अगर आप छलांग लगाने में गलती करते हो तो प्रिंस कभी भी मरता नहीं था। ऐसा होने पर आपकी कंपेनियन एलिका हमेशा आपको बचाएगी। इसके अलावा गेम में काफी सारे क्विक टाइम इवेंट्स थे जो कॉम्बैट की फ्लूइडिटी को ब्रेक कर देते थे। पर्सनली ये गेम आज भी विजुअली देखने में अच्छा है, सीरीज में सबसे अच्छी स्टोरी लाइन्स में से एक है और रिश्तों को बनाने और जोड़ने में फोकस करता है। और वर्ल्ड वाइड गेम ने 2.5 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल की हैं। पर भले कॉम्बैट काफी सिनेमैटिक हो, आप हमेशा एक ही बॉस से बार बार फाइट करते रह जाओगे और कुल मिलाकर गेम जरा रेपिटेटिव बन जाता है। फास्ट फॉरवर्ड 2 साल बाद यूबीसॉफ्ट अभी भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने प्रिंस ऑफ पर्शिया 2008 की सीक्वल को रिलीज नहीं करने का फैसला किया और इसके बजाय गेमर फीडबैक और सेल्स नंबर को देखते हुए सीरीज को PS2 गेम्स की टाइमलाइन पर वापस लाना पसंद किया और प्रिंस ऑफ पर्शिया द फॉरगॉटन सैंड्स रिलीज हुई। हमें प्रिंस के भाई मलिक से भी मिलवाया गया। इसके अलावा प्रिंस के लिए उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी काम किया गया था, जहाँ हम उसे कभी थोड़ा सा एरोगेंट, कभी थोड़ा सा मजाकिया, कभी थोड़ा सा कॉकी और कभी थोड़ा सा कंपैशनेट पाते हैं। गेम की प्लेटफॉर्मिंग मैकेनिक्स रॉक सॉलिड थी। एक पोल से दूसरी पोल तक स्विंग करते हुए और दूर दूर तक छलांग लगाते हुए, वॉल रनिंग करते हुए, ये सारे मूवमेंट वेल कोरियोग्राफ्ड थे। टाइम को रिवाइंड करने के अलावा आप नई एबिलिटीज हासिल करते हैं, जैसे कि आप वाटर एलिमेंट्स को फ्रीज कर सकते हैं और वाटरफॉल्स और फाउंटेन्स पर वॉल रन भी कर सकते हैं। और गेम में कुछ बेहतरीन पजल्स भी थे, पर कॉम्बैट दोबारा से रेपिटेटिव हो जाता है और इसमें कुछ ज्यादा ही बटन मैशिंग मोमेंट्स थे। एनिमीज की वैरायटी भी कम थी और आप कुछ जल्द ही ओवरपावर्ड हो जाते हैं और प्लेयर्स को सिर्फ एक ही सेव फाइल ही एलोकेटेड होती है, जो प्रोग्रेशन को कभी-कभी टीडियस बना देता था। प्रिंस ऑफ पर्शिया द टू थ्रोन्स ओरिजिनली प्लान्ड सैंड्स ऑफ टाइम की आखिरी गेम थी। यहाँ प्रिंस अपनी नई लव इंटरेस्ट कलीना के साथ बेबीलोन वापस जाता है, लेकिन बदकिस्मती से कलीना मारी जाती है और आपके बदला लेने की खोज में आप सैंड्स ऑफ टाइम को दोबारा आजाद कर देते हो। ये गेम द डार्क प्रिंस को भी वापस लाता है, जो प्रिंस का एक ऑल्टर ईगो है। प्लेयर्स द डार्क प्रिंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं और डैगर टेल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अमेजिंग कॉम्बो को चेंज करते हैं। डैगर टेल प्रिंस को अनरीचेबल एरियाज तक पहुंचाने में हेल्प करती है एंड इसलिए प्लेटफॉर्मिंग मैकेनिक्स और भी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। पर डाउनसाइड ये था कि डार्क प्रिंस के रूप में खेलते समय आप लगातार हेल्थ लूज करते रहेंगे, इसलिए रिस्क और रिवॉर्ड का एक एलिमेंट होता है। चैरियट्स पे सवार होना भी एक फन फीचर था। हालांकि गेम की असली शो स्टॉपर इसकी स्पीड किल फीचर थी। इसने प्लेयर्स को दुश्मनों को मारने की ऑप्शन दी और डबल किल्स को भी गेम में शामिल किया गया था। भले ही पहले के गेम से कंपैरिजन में कहानी थोड़ी छोटी थी, कॉम्बैट काफी मजेदार था, गेम की साउंड ट्रैक बहुत अच्छी थी और स्टोरी काफी कंपेलिंग। प्लेटफॉर्मिंग मैकेनिक्स में सुधार किया गया था और ग्राफिकली गेम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गया था।
सैंड्स ऑफ टाइम ये वो गेम थी जिसने प्रिंस की सफर को शुरू किया, जो किसी पेपर पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट जैसे दिखती है। 13 लेवल्स में खेले जाने वाला एक प्लेटफॉर्म एडवेंचर। आपके सामने बिछाई गई सभी बाधाओं पर आप काबू पाते हैं, दुश्मनों को हराते हैं और अपनी राजकुमारी को बचाते हैं। पर जो अनोखा था वो ये था कि प्रिंस की वो रिच 3D रेप्लिका, वो सिनेमैटिक सेट पीसेस, वो हिप्नोटाइजिंग वॉल रनिंग प्लेटफॉर्मिंग मैकेनिक्स की परफेक्शन, एक सूदिंग अरेबियन नाइट्स वाली म्यूजिक के साथ, और साथ ही आपकी कंसंट्रेशन, जहां फिर से उसी सेगमेंट को दोबारा खेलना पड़ता है अगर आप गलतियां करते हैं तो। रिस्क्स और रिवॉर्ड्स की मैकेनिक्स को बढ़ाते हुए गेम ऑटोमेटिकली 1 घंटे में पूरा भी हो जाता था, इसलिए आपको काफी प्रेसाइज होना पड़ता है। आपके मूवमेंट्स कंट्रोल्ड और कैलकुलेटेड होते हुए भी फ्लूइड होते थे। एक काफी लाइकेबल कैरेक्टर द प्रिंस की इंट्रोडक्शन के साथ उबीसॉफ्ट ने प्लेयर्स को एक ओवर द टॉप गेम प्ले और एक शानदार कहानी से भी मिलवाया। सैंड्स ऑफ टाइम एक कॉमिक बुक की तरह है, एक ग्राफिक्स नॉवल की तरह है, जो आपके हर पलटते हुए पन्नों के साथ और बेहतर होती रहती है। विजुअली शायद गेम सीरीज में सबसे कमजोर हो सकती है, लेकिन यहाँ उसकी कहानी गेम की सबसे मजबूत कड़ी थी। सीरीज में सबसे अच्छे गेम्स में आता है प्रिंस ऑफ पर्शिया वॉरियर विदिन। जबकि सैंड्स ऑफ टाइम एक लीनियर एक्सपीरियंस था, वॉरियर विदिन एक लीनियर एक्सपीरियंस नहीं था, और इसलिए गेम में प्लेयर्स के लिए इसके गेम प्ले और कॉम्बैट के मामले में एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत कुछ था। वॉरियर विदिन की कॉम्बैट सैंड्स ऑफ टाइम की कंपैरिजन में एक बड़ा इंप्रूवमेंट था, जिसमें 40 से भी ज्यादा कॉम्बोज थे जिन्हें आप मास्टर कर सकते थे, और हरे भरे पर्शियन आर्किटेक्चर को गहरे रंग और ग्रेज महलों और गुफाओं से बदला गया था। प्रिंस को अब एक ढाका नाम का मॉन्स्टर गेम में स्टॉक करता रहता है, जिसने मुझे रेजिडेंट इविल 3 की नेमेसिस की याद दिला दी। गेम में देखने को अच्छे लोकेशंस और टेरेन्स थे और पजल्स भी चैलेंजिंग थे। इस सीक्वल में एक और चीज जिसे फिक्स की गई थी वो थी गेम के बॉस फाइट्स। आपको अब स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है और बॉस बैटल्स लंबे थे और उनमें काफी वैरायटी भी थी। आपको एक सेकेंडरी वेपन भी मिलता है और डुअल विल्डिंग भी एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक कि आप जमीन पर पड़े वेपन्स भी उठा सकते हैं। ग्रेविटी डिफाइनिंग पार्कर मूव भी एक वेलकम चेंज है, जिन्होंने गेम प्ले में गहराई ऐड की। गेम की डार्क थीम को गले लगाने वाला प्रिंस सैंड्स ऑफ टाइम की तरह हंसमुख तो नहीं था, लेकिन गेम में बिल्कुल फिट बैठता है। प्लेटफॉर्मिंग के दौरान के कैमरा एंगल्स को भी बेहतर किया गया था और वॉइस एक्टिंग में भी काफी टैलेंटेड एक्टर्स को हायर किया गया, जैसे रॉबिन एटकिंस डॉन्स को प्रिंस की एक्टिंग के लिए और मोनिका बेलुची को कलीना एक एंटेगनिस्ट टर्न सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए। और इन सब के ऊपर गेम की एक ऑल्टरनेट एंडिंग भी थी, जो और भी ज्यादा अमेजिंग था। सो गाइज, ये थी हमारी रैंकिंग ऑफ द प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम्स। आपको कैसी लगी बताना, एंड अपना फेवरेट पीओपी गेम भी नीचे कमेंट में जरूर लिखना। साथ ही ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, ताकि हम लोग आगे चल के इम्प्रूव कर पाए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो और गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी क्वालिटी गेमिंग कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।